नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे चंदौली की खबर से, जहां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बेची जा रही हैं बाहरी दवाएं। आगे देखेंगे कि गोरखपुर में बेलघाट महाकाल महादेव मंदिर की स्थापना का 1 साल पूरा होने पर क्या हुआ आयोजन। इसके साथ ही आगे जानेंगे कि कैसे नैनो गाड़ी में दारू की हेराफेरी करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर चंदौली से है, जहां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बाहरी दवाएं बेची जा रही हैं और शासन के निर्देशों को पूरी तरह से पलीता लगाया जा रहा है। सस्ती दर पर मरीजों को दवा उपलब्ध कराने का शासन का फरमान हवाई साबित हो रहा है। उप जिलाधिकारी चकिया ज्वाला प्रसाद ने कहा कि डीएम सीएमओ को पत्रक देकर खुद जांच कर कार्यवाही करेंगे। अगर अधिकारियों द्वारा जांच की गई तो बड़े पैमाने पर बाजार की दवाएं बरामद होंगी। ये पूरा मामला चकिया जिला संयुक्त चिकित्सालय परिसर के जन औषधि केंद्र का है। मैं आपका आप ये दवा लिए हैं हाथ में, कहाँ से दवा लिए हैं? जन औषधि। कितने की दवा लिए हैं आप? 520। 520? कौन डॉक्टर लिखा था? निशान। डॉक्टर निशान जी लिखे थे जी। दवा वितरण किया जाना चाहिए, लेकिन बाहरी दवा वितरण किया जा रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, मुझे सोशल मीडिया और आप लोगों के द्वारा एक वीडियो जो वायरल हुआ है, मैंने उस वीडियो में देखा भी है और हमारे पास शिकायतें भी आई हैं कि जन औषधि केंद्र से जो शासन की मंशा है कि हर गरीब को उचित रेट में दवाई मिल जाए, उसको इस मंशा के विपरीत जाकर के कुछ लोग उसमें प्राइवेट दवाएं वहाँ से बाहर की दवाएं बेच रहे हैं। और जल्द ही उन लोगों के खिलाफ सीएमओ साहब को कार्रवाई के लिए और डीएम साहब को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और मैं खुद 1-2 दिन में जाँच करूँगा इसकी। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां जनपद के बेलघाट महाकाल महादेव मंदिर की स्थापना का 1 साल पूरा होने पर भक्तों ने कीर्तन भाव के साथ पूजा अर्चना करके भव्य भंडारे का आयोजन किया। बेलघाट प्राचीन हनुमान मंदिर के बगल में महाकाल महादेव मंदिर की स्थापना वरिष्ठ समाज सेवी रणवीर शाही उर्फ चंचल शाही और क्षेत्रवासियों के सहयोग से संभव हुआ था। इस मंदिर की स्थापना से ही निरंतर भक्तों का तांता लगा रहता है। शास्त्री के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए 12वां रुद्र अवतार लिया था, जिसे हनुमान जी के रूप में जाना जाता है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर गुजरात के तिलकवाड़ा से है, जहां पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक टाटा नैनो गाड़ी में अंग्रेजी शराब की हेराफेरी होने वाली है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान वजेरिया बस स्टैंड के पास नाकाबंदी करके गाड़ी की फिराक में थे। इसी दरमियान एक टाटा नैनो गाड़ी आते देखी पुलिस ने नाकाबंदी करके गाड़ी को रोककर गाड़ी में तलाशी लेते हुए अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से शराब की बड़ी खेप के साथ टाटा नैनो गाड़ी, मोबाइल फोन आदि जब्त करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। गुजरात के नर्मदा जिला के एकता नगर स्थित एसआरपी ग्रुप 18 के ग्राउंड में राज्य कक्षा के तीरंदाजी स्पर्धा का आयोजन किया गया। दरअसल पुलिस विभाग की ओर से प्रतिवर्ष डीजीपी कप का आयोजन किया जाता है, जिसके भाग रूप नर्मदा जिला पुलिस की ओर से एकता नगर में आए हुए एसआरपी ग्रुप 18 ग्राउंड में डीजीपी कप आर्चरी टूर्नामेंट 2022-23 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नर्मदा जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे ने किया। भारत सरकार की ओर से गुजरात सरकार की रमत गमत खेलकूद क्षेत्र को प्रोत्साहित देने के लिए खास पहल की गई है, जिसमें भारतीय खेल को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसमें तीरंदाजी का खेल समग्र राज्य में कायदा और व्यवस्था देखने की जवाबदारियों के साथ पुलिस दल में शिस्त और शारीरिक फिटनेस के साथ टीम स्पिरिट की भावना भी जागृत करती है। आज केवड़िया खाते एसआरपी ग्राउंड में गुजरात राज्य डीजीपी कप तीरंदाजी स्पर्धाનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને આ આયોજન ખૂબ સરસ રીતે કરવામાં આવ્યું છે। રાજ્ય સરકારનો મુખ્ય હેતુ રમતગમત ક્ષેત્રે પ્રોત્સાહન મળે, ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન મળે અને આવનારા દિવસની અંદર પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય અથવા બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એમાં રમતગમતને પ્રોત્સાહન મળે અને રાજ્ય અને રાષ્ટ્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ गुजरात અને દેશનું નામ રોશન કરે, એ દિશાની અંદર રાજ્ય સરકારનો મુખ્ય હેતુ છે। અત્યારે ખેલ મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે અને ખેલો ઇન્ડિયા ચાલે છે અને સરકાર ખૂબ સરસ રીતે ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપે એના માટેની અલગ અલગ પ્રકારની યોજનાઓ બનાવીને ખેલાડીઓને આગળ વધારવાના પ્રયત્ન કરે છે। નમસ્કાર,
मैं प्रशांत सुंबे, एसपी नर्मदा। आज नर्मदा जिला पुलिस की तरफ से केवड़िया एसआरपीएफ ग्रुप 18 के ग्राउंड के ऊपर 2022-23 साल की डीजीपी कप आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। गुजरात पुलिस की तरफ से मैं सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जो भारत सरकार और गुजरात सरकार की जो पहल है कि खेल को प्रोत्साहन दे और जो अपने इंडिजिनस खेल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, उसको ध्यान में रखते हुए मैं गुजरात पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में हमारे यहाँ से बहुत अच्छे प्लेयर्स बाहर आएंगे और हमारा नाम भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करेंगे। थैंक यू। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर गुजरात के नर्मदा जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे की अध्यक्षता और नांदोद धारासभ्य डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख की उपस्थिति में जिला पुलिस तंत्र की ओर से जिला उद्योग केंद्र, राष्ट्रीयकृत और सरकारी बैंकों के संयुक्त उपक्रम के राजपीपला छोटू भाई पुरानी हाई स्कूल के सभाखंड में लोन धिरान कैंप का आयोजन किया गया। नर्मदा जिला कलेक्टर श्वेता तेवतिया और जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे के नेतृत्व में जिला पुलिस तंत्र एक्शन मोड में आ चुकी है, जिसमें बीते दिन 400 से अधिक लोगों की उपस्थिति में जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे ने कैंप में उपस्थित नागरिकों को अपने पैसों की जरूरत के लिए बैंक और राज्य सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर ब्याजखोर के मानसिक त्रास से मुक्त होने के बारे में जानकारी दी थी। आज रोज नर्मदा जिल्लाના રાજપીપળા ખાતે જિલ્લા પોલીસ વિભાગ, જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર અને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોના સૌજન્યથી આ એક લોન ધિરાણ કેમ્પ માટેનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને જેમાં ગુજરાત સરકારના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી અને ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીજીની અધ્યક્ષતામાં જે વ્યાજખોરોની સામે પગલાં લેવા માટેનો જે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે એના માટે ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે અને ઘણા શોષિત અને મજબૂર લોકો આ વ્યાજખોરોનો ભોગ બને છે અને એમને જેટલી જોઈએ એ પ્રમાણેની એમને સજા જે હોય એ સજા પણ આપવામાં આવે અને આવા લોકોને શોધીને એમને પોલીસ તંત્રને હવાલે કરવામાં આવે એ માટેનું આ આખું ગુજરાત સરકારનું આ એક પગલું અભિનંદનને પાત્ર છે। અને હું એક અપીલ કરીશ કે જે પણ રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કો છે કે જેમાં જે પણ લોકો લોન લેવા માટે જાય છે ત્યારે ખૂબ જ ગભરાયેલા હોય છે કે શું ડોક્યુમેન્ટ્સ માગશે, કેટલા દિવસમાં કરી આપશે, કારણ કે દરેકની જરૂરિયાત હોય છે। લોન એવી વસ્તુ છે કે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે જ લોકો એ લોન લેવા માટે જતા હોય છે। ત્યારે રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કોમાંથી જે પણ ડોક્યુમેન્ટ્સની પૂર્તતા કરવાની હોય એ વહેલામાં વહેલી તકે પૂર્ણ કરવામાં આવે અને એમને સાદી અને સરળ ભાષામાં સમજાવવામાં આવે કે ભાઈ તમારે આટલા ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવામાં આવશે, જેથી કરીને લોકોને શું કહેવાય કે ધક્કા ન ખાવા પડે કે ભાઈ 1-2 દિવસનું કામ હોય અને તે અઠવાડિયું થઈ જાય ત્યારે ઘણા લોકો ચિંતામાં જરૂરિયાત હોવાથી એ લોકો બેંકમાં લોન લેતા હોય છે, એટલે એમને ક્યારે લોન મંજૂર થશે એ પણ એક ચિંતા હોય છે। તો આ એક રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કોને અપીલ છે કે વહેલામાં વહેલી તકે અને ઓછામાં ઓછા ડોક્યુમેન્ટ્સની સાથે આ પૂર્તતા કરવામાં આવે અને એમને લોન લેવામાં સરળતા બની રહે એ ખૂબ જ જરૂરી છે। અને આ ગુજરાત સરકારનો જે આ અભિગમ છે એ ખૂબ જ સારો છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ આદિવાસી સમાજના લોકો માટે પણ મુદ્રા યોજના હોય કે લઘુ ઉદ્યોગોને અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને વધારે સારી રીતે આ દેશમાં કરવા માટે એમણે MSME અંતર્ગત પણ આશરે ભારત દેશમાં आज राजपीपला में नर्मदा जिला पुलिस, जिला उद्योग केंद्र और नर्मदा जिला के लीड बैंक इन सबको मिलकर जिला पुलिस के इनिशिएटिव से ये लोन कैंप का आयोजन किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि जनवरी महीने में जो गैर कायदेसर रीते ब्याज के ऊपर पैसा देते उनके खिलाफ गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस की तरफ से झुंबेश रखी गई थी। इस झुंबेश के दौरान हमारे ध्यान में आया है कि हमें लोगों को ये भी अवेयर करना चाहिए कि सही तरीके से उन्हें लोन कहाँ से और कैसे मिल सकता है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए गुजरात पुलिस ने ये ध्यान में लिया है और आज यहाँ पे लोन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग बैंक के प्रतिनिधि और जिला उद्योग केंद्र की तरफ से अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं और जो लोग हैं उनको उसके बारे में माहिती दी जाएगी, उनकी तरफ से फॉर्म भरे जाएंगे और एलिजिबल लोगों को एक मिशन मोड में हम लोन सैंक्शन हो इसके लिए प्रयत्न करेंगे। हमने झुंबेश के दौरान नर्मदा जिले में 5-6 केसेस किए हैं और भी बहुत सारे केसेस में हम उसको
ध्यान में रखकर इनिशिएट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भी भले ही झुंबेश खत्म हुई हो, लेकिन हम झुंबेश मोड में ही काम करेंगे और गैरकायदेसर रीते जो ब्याज के ऊपर पैसा देते हैं उनके खिलाफ केसेस दाखिल करेंगे। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बिरनपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां आरोपी युवक पर कार्यवाही नहीं होने के चलते साहू समाज और अन्य समाज के पदाधिकारियों के द्वारा सामाजिक एवं धर्म जन जागरण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और साहू समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भारत की अग्रणी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल ने आज भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर में अपनी अत्याधुनिक 5G सेवाओं के शुरू करने की घोषणा की। एयरटेल की 5G सेवाएं पहले से ही इंदौर में लाइव है। जैसे जैसे कंपनी अपने नेटवर्क का निर्माण और रोल आउट पूरा कर रही है, वैसे वैसे एयरटेल 5G प्लस सेवाएं चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी। 5G सक्षम डिवाइस वाले ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तेज एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि रोल आउट अधिक व्यापक ना हो जाए। इंदौर के बाद अब भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर में एयरटेल के ग्राहक अब मौजूदा 4G स्पीड से 20 से 30 गुना अधिक तक की गति के साथ एक अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ डिवाइस चेंज करने की जरूरत है। आपका जो डिवाइस है वो 5G में अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सिम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और प्राइसिंग में कोई चेंजेस नहीं है। आपका सेम सिम ही अपग्रेडेड जो आपका हैंडसेट रहेगा 5G हैंडसेट उस पर आपका चलेगा और सेम प्लान, कोई प्लान में चेंजेस नहीं रहेगा। ये जो 5G की सुविधा है ग्राहकों को ये कब से दी जा रही है? इंदौर में पहले से लॉन्च हो चुका है और आज से हम लोग भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन में लॉन्च कर रहे हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट या सिटीज़ के भी जो कस्टमर्स हैं हमारे वो 5G का एक्सपीरियंस ले पाएंगे आज से। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। जालौन के बीआरसी कनाशी में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हमारा आंगन हमारे बच्चे का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन कर उनका माल्या अर्पण कर सरस्वती वंदना की गई। खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार राजपूत की अध्यक्षता एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और प्रबंधक ठाकुर कृपाल सिंह दादी महाविद्यालय नदीगांव, अनिरुद्ध कुमार मुख्य अतिथि, सुपरवाइजर बाल विकास परियोजना नदीगांव सीमा निरंजन की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां रोडवेज बस का किराया 25 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ने पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अब यूपी में यात्रियों को 1 रुपये 30 पैसा प्रति किलोमीटर किराया देना होगा। यूपी रोडवेज के किराए में बढ़ोतरी का आम यात्री की जेब पर बोझ पड़ेगा, जिसकी बड़ी वजह डीजल पेट्रोलियम की महंगी कीमतें और बजट में बढ़े टायर के रेट हैं। वहीं 25 पैसे प्रति किलोमीटर का किराया बढ़ोतरी पर यात्रियों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। बहुत से यात्रियों को किराए में 24% की बढ़ोतरी की जानकारी नहीं थी। वहीं तमाम यात्री किराया बढ़ोतरी से नाखुश दिखे। वहीं कुछ यात्रियों ने एक साथ इतनी बढ़ोतरी को जेब पर बोझ पड़ने वाला बताया है, तो कुछ यात्री इसे मध्यम वर्ग पर बोझ बताते भी दिखे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां गन्ना मूल्य घोषित करने, बकाये गन्ने का भुगतान और निराश्रित पशुओं की समस्या की मांग को लेकर मंगलवार को रालोद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और किसानों की इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की। दरअसल पूर्व राष्ट्रीय महासचिव वकील रहमान के साथ पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। किसानों की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसानों की हालत बेहद खराब है। ना तो उन्हें गन्ना मूल्य का पता है और ना ही पूर्व के वर्षों का बकाया गन्ना भुगतान हुआ है। निराश्रित पशु भी किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। यह अन्नदाता के साथ अन्याय है। किसानों की इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए। देखिए, गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर किसान बहुत परेशान है। लगभग 14 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि समय से गन्ना मूल्य घोषित करेंगे और गन्ना मूल्य वो ऐसा होगा जो हितकारी होगा गांव के तमाम किसानों के लिए। तो वो हितकारी तो अभी छोड़िए, अभी तो बहुत सारा पिछले साल का भुगतान हुआ नहीं है। इस साल में मूल्य घोषित किया नहीं है। आवारा पशुओं से एक तरफ फसल रखा रहा है किसान, दूसरी तरफ जो है गन्ने का मूल्य निर्धारित अभी तक नहीं है। हाहाकार है पूरे प्रदेश के
तमाम गन्ना किसानों में और हर किस्म के किसानों में। कोई किसान ऐसा नहीं है, चाहे वो गन्ना पैदा करता हो या दूसरी फसलें पैदा करता हो, जो परेशान नहीं है। इसी को लेकर हमने आज कोई पहली बार नहीं, बल्कि इससे पहले हमने घर घर जा कर के जो है किसानों को जागरूक करके माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके दिए कि उन पत्रों का संज्ञान लें। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने ज्ञापन दिया, उसके एक हफ्ते के बाद कलेक्ट्रेट में आकर के, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो तीसरा स्टेप हमारा अब ये है कि हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। अगर किसानों को अगर गन्ना मूल्य में वृद्धि करके अगर नहीं दिया आकर्षित मूल्य, तो जाहिर सी बात है कि किसान से ही देश का आधार है, और किसान अगर परेशान है तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आज ये धरना इसलिए सांकेतिक धरना है कि हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसका संज्ञान लेगी, और जो राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में आदरणीय चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में आज जो हमारा धरना हो रहा है, इसका संज्ञान लेते हुए किसानों के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में गन्ना मूल्य वृद्धि कर उसकी घोषणा जल्द से जल्द करेंगे। और जो किसान का बकाया अभी रह गया है पिछले वर्षों का, उसका ब्याज सहित सारा मूल्य वो अदा करेंगे किसान को। ये हमारी मांग है प्रदेश सरकार से। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के बेलाब थाना क्षेत्र अंतर्गत नीम हकीम झोलाछाप डॉक्टर इलाज के बहाने कर रहे हैं मरीजों की जान से खिलवाड़। तराब गांव के 40 वर्षीय युवक सुदर्शन बिंद पिता रामजन्म बिंद की अचानक तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने उन्हें स्थानीय चिकित्सक से उनका इलाज करवाया, जिसके बाद तबीयत और बिगड़ते देख आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बबुआ लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के बबुआ प्रखंड अंतर्गत मोकरी गांव में छत से गिरकर एक 50 वर्षीय महिला बुरी तरह से घायल हो गई। परिजनों द्वारा बेहतर इलाज के लिए महिला को सदर अस्पताल बबुआ लाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज जारी है। कहाँ आयल बनी? सरकारी हॉस्पिटल का करे? प्लास्टर के अपने औरत। अच्छा, का भइल बा? पैर कर क्रैक कर कैसे? छत पर से गिर, छत पर सड़क गल गो। अच्छा, कहाँ घर बा? मोकरी। जो घायल बाड़ी उनके का नाम बा? सुनीता देवी। पति? सरजू पासवान। घर? मोकरी। कौन ब्लॉक में? भगवा ब्लॉक। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां जनपद के कोठीभार थाना क्षेत्र के सबिया गांव के बिचला टोले स्थित एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक गर्भवती महिला सहित उसकी 2 साल की बच्ची की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय घर पर मृतकों के सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को संदिग्ध मानकर पुलिस दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के पति व ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। किस तरह की घटना हुई है और किस तरह की जाँच की जा रही है? ये थाना कोठीभार क्षेत्र में सबिया बिचला टोला पड़ता है। वहाँ पर एक घर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने के लिए मौके पर आई। आग बुझा लिया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला और उसकी छोटी बच्ची की डेथ हो गई है जलने से। जो आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है कि घर में उस समय कोई नहीं था और जो मृतका है उसका पति और ससुर दोनों बाहर थे। अभी दोनों से पूछताछ की जा रही है उसे गिरफ्त में लेके, और अभी आग लगने के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और रिपोर्ट में जो भी निकल के आगे आएगा उसके आधार पर हम वैज्ञानिक कार्रवाई करेंगे। सर, महिला गर्भवती भी थी, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी इसमें स्पष्ट जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा ये बताया गया है, बट जांच के बाद ही हम इस पर कुछ स्पष्ट रूप से कह सकेंगे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां तेंदुखेड़ा चलने वाली आरिफ बस NH 45 बेनेका के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटने से उसमें सवार 6 यात्रियों को मामूली चोट आई है और सभी घायलों को ओबेदुल्लागंज अस्पताल भेजा गया है। गौहरगंज पुलिस मौके पर जायजा लेने पहुंची है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट।
खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान बरदाहा थानाध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगाया गया कि दबंगों द्वारा मारपीट के बाद जबरदस्ती दबाव बनाकर सुलह समझौता कराया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जांच कर उप निरीक्षक जितेंद्र राय के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया है। जन सुनवाई में कई थाने के पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई है, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? जन सुनवाई के दौरान एक महिला मेरे समक्ष उपस्थित हुई। थाना बरदा का मामला था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि गंभीर आरोप उन्होंने किसी पे लगाया था और उसमें एक सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा जबरदस्ती सुलह समझौता कराया गया। इसकी मेरे द्वारा जांच कराई गई। सिविल लालगंज की रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया है। महिला की एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए एसएचओ को निर्देशित कर दिया गया है। लगातार जन सुनवाई में हम लोग डेली बेसिस पे चौकी और थानों की समीक्षा करते हैं, कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, कितने उसमें से कितनों में क्या कार्रवाई हुई, कितनों में मुकदमे पंजीकृत किए गए और कितने प्रार्थना पत्र ऐसे थे जो पुलिस विभाग से संबंधित नहीं थे। तो इसमें पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन सभी थानों के द्वारा किया गया है, लेकिन जो भी कर्मचारियों की लापरवाही परिलक्षित होती है और जिसमें नियत गलत दिखती है उसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई लोग सुनिश्चित करें। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा बीती रात पुलिस प्रशासन विभाग के मासिक क्राइम मीटिंग में सभी थानों के थानाध्यक्ष व उप निरीक्षक तथा अन्य विभागीय उपस्थित थे, जिस पर अगले महीने हुए प्रत्येक थानों के क्राइम की समीक्षा की गई। जिस थाने के थानाध्यक्ष अपराध में अंकुश नहीं लगा पाए, उन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश, जैसे शहर कोतवाली व सिधारी थानाध्यक्ष के खिलाफ जांच के आदेश तथा सही कार्य करने वाले थाना अध्यक्षों को अच्छे कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये क्या है मकसद इस बैठक का? मासिक क्राइम मीटिंग कल रात्रि में मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों और सभी अधिकारियों के साथ की गई है। इसमें हम लोग जन सुनवाई की समीक्षा करते हैं, उसके साथ साथ जितने अपराधियों के ऊपर कार्रवाई, जो अपराध हुए हैं उनके अनावरण के संबंध में और अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। इसमें कुछ थाना प्रभारियों की लापरवाही पाई गई है, जैसे थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा जनवरी माह में निरोधात्मक कार्रवाई किसी प्रकार की कोई नहीं की गई है। उनके यहाँ जो मोटरसाइकिल चोरी और चोरियाँ हुई हैं उसमें कोई भी किसी भी चोरी का अनावरण नहीं किया गया है। इसमें इनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच के लिए आदेश किया गया है। लापरवाही अगर पाई जाएगी और अनावरण इनके द्वारा घटनाओं का नहीं किया जाएगा तो इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसी प्रकार से तत्कालीन थाना प्रभारी सिधारे के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई न करने, टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने, गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी न करने, इन 3-4 बिंदुओं पर इसके विरुद्ध भी प्रारंभिक जांच कराई जा रही है। इसमें भी आगे जो विभागीय दंडात्मक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाए। उनके द्वारा जनवरी के माह में अच्छा कार्य किया गया है और अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर समीक्षा की जाती है। शासन के निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया। आगामी त्योहारों के संबंध में, उनकी तैयारियों के संबंध में, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के संबंध में और सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पुलिस के द्वारा लगातार सूचना अभिसूचना संकलन किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि हम लोग बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित कराएं और जो भी लोग इस तरह के हैं जो पूर्व में जिनका आचरण संदिग्ध रहा है वो पुलिस के रडार पर रहें, पुलिस की निगरानी में रहें। इसके संबंध में विस्तृत निर्देश सभी थाना प्रभारी और अधिकारियों को दिए गए। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में आज आश्चर्य में डालने वाला आवेदन प्राप्त हुआ, जिसे देखकर लगता है कि अगर हौसला हो तो मंजिल जरूर मिलती है। वाकया है आज धार जन सुनवाई का, जहां 2 दिव्यांग प्रकाश राठौर व भरत मुनिया जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कि प्रकाश राठौर ने शिकायत की कि धार जिले में दिव्यांगों की खेल गतिविधियां समाप्त होती जा रही हैं। ट्राईसाइकिल स्पोर्ट्स क्रिकेट खिलाड़ी हूँ, देवास व अन्य स्थानों पर जाकर ट्राईसाइकिल क्रिकेट मैच खेला है। उन्होंने कहा कि यहां पर 14 खिलाड़ियों की टीम तैयार कर ली है और वे चाहते हैं कि जिले से दिव्यांग क्रिकेट टीम तैयार हो और जो पूरे भारत देश में धार का नाम रोशन करे। विकलांगों की एक जन सुनवाई की व्हीलचेयर क्रिकेट की एक प्रतिलिपि सर को दी है हमने, जो विकलांगों को खेलकूद के प्रति जागरूक करना, क्या उसके लिए एक हमने आवेदन दिया है। क्या आप मतलब खेलते हैं? जी सर, मैं विकलांग व्हीलचेयर क्रिकेट का एक सदस्य हूँ और मैं अभी देवास और उज्जैन के बीच में 22 जनवरी को जो क्रिकेट हुआ था उसमें मैं जीत के आया हूँ सर। अच्छा जी सर। तो यहाँ पर धार जिले में आपके कितने साथी खिलाड़ी हैं क्रिकेट? सर मेरे पास करीबन 15 खिलाड़ी हैं। अच्छा। हाँ जी सर, उसमें क्या है कि 11 तो प्लेयर खेलेंगे, बाकी कोई प्लेयर पीछे से वो 2 प्लेयर दूसरे रहेंगे, उनके लिए भी रखी है।
तो हमने पूरी टीम के लिए 15 व्हीलचेयर की तैयारी के लिए हमने कलेक्टर महोदय जी को आवेदन दिया आज हमने। सर उन्होंने हमें बहुत जल्द का आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपको व्हीलचेयर के ये क्या बोलते हैं उपलब्ध करवाई जाएगी सर जी। जी आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम प्रकाश चंद्र राठौड़ है और विकलांग बल जिला अध्यक्ष हूँ सर जी। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के सोहन थाना क्षेत्र अंतर्गत तरहनी गांव से गुप्त सूचना के आधार पर 20 लीटर महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार कर बबुआ में मेडिकल जांच कराने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां सौर बाजार के पुरानी हाई स्कूल मैदान प्रांगण में सद्भावना क्रिकेट कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। जिसके बाद थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बैटिंग कर मैच की शुरुआत की। बता दें कि तीसरा लीग मैच सौर बाजार बनाम 70 कटैया के बीच खेला गया, जिसमें 70 कटैया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन रुपेश कुमार, रोशनी कुमारी, थाना रीडर धनंजय सिंह सहित क्रिकेट मैच कार्यकर्ता ओम प्रकाश मुन्ना व अन्य लोग उपस्थित रहे। सहरसा से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की अमेठी से एक ऐसा मामला सामने आया जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला प्रधान घर से गायब हो गई। प्रधान के घर वाले उन्हें पिछले 5 दिन से खोज रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। महिला प्रधान के गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। महिला शुक्रवार को अपने बच्चों से बोलकर गई थी कि वो 2-3 दिन के लिए मायके जा रही है, लेकिन आज 5 दिन बीत जाने के बाद जब महिला प्रधान घर नहीं आई तो महिला के ससुर ने आज जगदीशपुर थाने में जाकर प्रधान के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। महिला के पिता का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? पवन कुमार। ये बताइए, कोतवाली जगदीशपुर आए हैं, क्या दिक्कत है? जी हमारी पत्नी शुक्रवार को 2:30 बजे के बीच में हमारे साथ 2:30 बजे तक थी। उसके बाद मैं बाज़ार चले गया। उसने बोली बाज़ार से साग सब्जी ले आएगा के, मैंने चला गया बाज़ार। बच्चे आ गए स्कूल से पढ़ के, उनको 10 रुपये 5 रुपये दे के दुकान भी निकाल दी। मेरी माँ थी, वो बकरी लेके चली गई खेत में। उसके बाद सर उसने किसी से बोला ना किसी ने बात किया। वो अपना बच्चा एक छोटा ली और घर से निकल पड़ी। सर निकलने के बाद सर हम बाज़ार से आए, देखे तो हमने कहा कि गांव में सर बथुआ नोचने जाते हैं सब परिवार वाले, उसके संग में गई होगी। फिर सर 5-6 बज गए। मेरी बेटी बड़ी वाली बताने लगी कि पिताजी ऐसा है कि मम्मी तो गई हैं मामा के यहाँ और हमको 220 रुपये दे के गई हैं। बोली कि 2-3 दिन में आ जाऊँगी, पापा थोड़ा बहुत लड़ाई करते हैं और इसीलिए जब तक ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं लौट आऊँगी। और उसी दिन से सर मैंने शाम को ढूंढते परेशान हो गया हूँ। अभी आज तक मुझे नहीं मिली कहीं डाउट। थाने में तहरीर दिए हैं? तो थाने में सर पहुंचा हूँ। किसी के ऊपर कोई शंका सर किसी के ऊपर नहीं है अभी मुझे। और इसको हमें यही आपसे अनुरोध है कि सर ये हमें मिलना चाहिए। अमेठी से सीनू संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सभागार में आयोजित अमृतकाल बजट संगोष्ठी में हिस्सा लेते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा करते हुए अमृतकाल के बजट को ऐतिहासिक बताया और सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। राज्य मंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पार्टी को और मजबूत करने पर बल दिया। दयाशंकर मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए देश के 75वें बजट को अमृतकाल का लोक कल्याणकारी बजट बताते हुए इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ जानकारी साझा की, आइए आपको सुनाते हैं। योजना है, क्या उद्देश्य है आम लोगों तक जन योजनाओं की जो बहुत बड़ी मांग थी बरसों से कि इस बजट में जो इनकम टैक्स का स्लैब था जिसको बढ़ाने की बात हो रही थी वो 5 लाख रुपया था, उसको इस सरकार ने बढ़ा के पिछले को समाप्त करके 7 लाख रुपया कर दिया। अब 7 लाख रुपया तक की जो इनकम है सरकारी कर्मचारियों की, अब उसमें इनकम टैक्स से उसको बरी कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ी मदद जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी हुई। महिलाओं के लिए महिला विकास पत्र सम्मान जारी किया गया। कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा तबका नहीं, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, मजदूर हो,
विकलांग हो, समाज से जुड़ा वो नौजवान हो, महिलाएं हो, उस हर तबके के लिए। और इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता कि ये बजट 2023-24 का नहीं है, ये बजट हिंदुस्तान के आने वाले अगले 25 से 50 साल तक के विकास का आप कह सकते हो कि उसकी रूपरेखा इस बजट ने निर्धारित किया है। और ये आने वाले कल के जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य है भारत को, ये उसका प्रिंट आउट है ये। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य की समस्त योजनाओं को ध्यान में रख के इस बार का बजट। मंत्री जी, जीआईएस को लेके महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। खबर मथुरा के गोवर्धन जिले से है, जहां बेसहारा गौवंश की समस्या समाप्त नहीं हो रही है। इस पर प्रशासन का भी विशेष ध्यान नहीं है। बेसहारा गौवंश फसलों को तो हानि पहुंचाते ही हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। सरकार ने अस्थायी गौशालाएं भी बनवाई हैं, उनमें हजारों गौवंश रखे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। किसान भूपेंद्र, मोहन सिंह, अमर सिंह, देशराज चौधरी आदि लोगों ने सरकार से किसानों की समस्या से निजात दिलाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को यमुना किनारे तारबंदी कर उसमें बेसहारा गौवंश रखे जाएं। गोवर्धन के किसानों ने आवारा गौवंश से होने वाले नुकसान से निजात दिलाने की मांग की है। बेसहारा गौवंश की समस्या भी खत्म नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने अस्थायी गौशाला बनवाई है, उसमें हजारों गौशाला हैं, फिर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। हम जाते हैं मथुरा वगैरह तो जगह जगह गायें सड़कों पर रहती हैं, उनको कभी कभी दुर्घटना का शिकार भी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे मानना यह है कि यमुना किनारे के आसपास अस्थायी गौशाला बनाई जाए कि वहाँ पे चारे की व्यवस्था भी इजीली हो जाएगी और पानी की व्यवस्था भी इजीली हो जाएगी। तो वहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट करेगी तो कुछ हो सकता है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां विकासखंड उरुवा के सभागार में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजना के तहत प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्था मेरा पथ एजुकेशन लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा जल जीवन मिशन हर घर जल के अंतर्गत 2 दिवसीय विकासखंड स्तरीय 13 तकनीकी प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका मंगलवार को राजमिस्त्री ट्रेड के दूसरे दिन के प्रशिक्षण के दौरान समापन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धीरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्रशिक्षकों को बताया गया कि इस योजना के तहत सभी प्रशिक्षणों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोई भी किसी के बहकावे में आकर किसी को 1 रुपये भी ना दे। ये सरकार की निःशुल्क कार्य योजना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज राजमिस्त्री का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। क्या है यह योजना? भारत सरकार द्वारा है या यूपी सरकार द्वारा है? किस सरकार द्वारा यह योजना है और इसमें इस योजना में प्रशिक्षण लेने वाले लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुमूल्य परियोजना है जी, और इसके अंतर्गत हमने 6 ट्रेड, हमारे 6 ट्रेड हैं: ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और फिटर और राजमिस्त्री, जिससे हमें हर ग्राम पंचायत से 13 लोगों का प्रशिक्षण देना है जी। ये हमने 2-2 दिन का सारे ट्रेड का प्रशिक्षण दे चुके हैं और ये सारे लोगों का प्रशिक्षण दे चुके हैं और ये हमारा लास्ट प्रशिक्षण है राजमिस्त्री का, जो कि इसका दूसरा दिन है। अच्छा, आज दूसरा दिन है। हाँ। प्रशिक्षण में क्या लोगों को समझाया जा रहा है? देखिए, प्रशिक्षण में ये समझाया जा रहा है कि जैसे ऑपरेटर हैं तो उनको सारे ऑपरेटर के बारे में बताया जाए, इलेक्ट्रीशियन है तो उनको बताया जा रहा है कि सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि लाल तार का क्या काम होता है, पीला तार का क्या काम होता है, काले तार का अर्थ क्या होता है, फेस क्या होता है, वायर क्या होता है। मोटर मैकेनिक में बताया जाता है कि मोटर को बाइंडिंग कैसे किया जाएगा, खोला कैसे जाएगा। जो मोटर का काम होता है कि जो है नीचे का पानी ऊपर उठाए। सारे ट्रेड के बारे में ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री के बारे में बताया जा रहा है कि राजमिस्त्री के बारे में बताया जा रहा है। राजमिस्त्री का एक यही काम है कि वो चाहे जिस इमारत के अपने क्षमता के अनुसार बना कि वो चाहे उस इमारत की जो है क्षमता को बढ़ा दें या घटा दें। उनको मटेरियल के बारे में बताया जा रहा है सारी चीज़ें। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां करछना थाना क्षेत्र के धरवारा गांव निवासी ध्रुव सिंह की मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोहडार चौकी के समीप पिछले दिनों ट्रक चालक और मालिक से पैसे को लेकर कहासुनी के दौरान लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया, जिससे उनकी हत्या हो गई।
इस मामले में पुलिस की शिथिलता के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों के साथ ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर गिरफ्तारी की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक उज्जवल रमन सिंह ने ध्रुव सिंह के परिजनों से मुलाकात करते हुए न्याय दिलाने की बात कही। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अर्चना विजयराज सिंह के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।